नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून, या कह लीजिए एक का ज्ञान, या कह लीजिए एक के तरीके, यह उसके 29वें सत्र का भाग 2 है। दोहराया जाता है कि इस किताब द्वारा दी गई सभी सूचनाएं और जानकारियां आप मान भी सकते हैं, जान भी सकते हैं, नज़रअंदाज भी कर सकते हैं और सिरे से खारिज या नकार भी सकते हैं, क्योंकि यह आपकी फ्री विल है जो कि एक अनंत रचयिता द्वारा आपको दी गई है। एक और बात कही जाती है कि लॉ ऑफ वन पूरी तरह से सबके लिए फ्री है। यदि कोई इकाई या व्यक्ति इसको निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करे तो वह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि यदि कोई इस एक के कानून की किताब को अपनी भाषा में परिवर्तित करके दूसरों से साझा करना चाहे या फिर इसको अपने चैनल पर चलाना चाहे तो वह भी ऐसा कर सकता है, क्योंकि वह भी उसकी फ्री विल है। तो पहला सवाल डॉन करते हैं। आप कह सकते हैं कि कभी कभी मुझे पकड़ जमाने में यानी कि समझने में कठिनाई होती है कि मैं जिस आध्यात्मिक सिद्धांतों की तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ वह हमारे भौतिक माया के पीछे है। क्या आप मुझे एक उदाहरण से बता सकते हैं कि शुक्र ग्रह की सतह पर तीसरे घनत्व की स्थिति में गुरुत्वाकर्षण की कितनी मात्रा है? क्या यह पृथ्वी से ज़्यादा या कम होगा? तो दोस्तों यहाँ पर डॉन पूछ रहे हैं कि ये वीनस जो है प्लैनेट, उसके ऊपर अभी ग्रेविटी की क्या सिचुएशन है, मतलब ग्रेविटी वहाँ पे ज़्यादा है या कम है। तो राय इसका जवाब देते हैं, गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी हम कहेंगे ये आकर्षक बल है, यानी कि अट्रैक्शन से काम करता है, जिसका हम इस तरह वर्णन कर सकते हैं कि यह रचयिता की ओर दबाव डालने वाली बाहरी शक्तियाँ हैं। यह आध्यात्मिक रूप से उस इकाई पर अधिक होता है जिसे आप शुक्र ग्रह कहते हैं, जो कि उसके रचयिता की खोज में अधिक सफलता के कारण है। तो दोस्तों वो ये बोलना चाह रहे हैं कि जो वीनस के प्लैनेट पे जो लोग हैं ना वो आध्यात्मिक रूप से हमसे ज़्यादा एडवांस्ड हैं। इस वजह से जहाँ पर इस तरीके की एडवांस सिविलाइजेशन होती है ना वहाँ पर ग्रेविटी हल्की सी ज़्यादा होती है, मतलब जितनी हमारे यहाँ पर है उससे ज़्यादा होती है। फिर आगे रहा कहते हैं, यह पॉइंट केवल तभी महत्वपूर्ण हो जाता है जब आप इस बात पर विचार करते हैं कि जब इसकी अनंतता में सारी रचना पर्याप्त प्रकृति के एक आध्यात्मिक गुरुत्वाकर्षण द्रव्यमान मास तक पहुंच गई है तो पूरी रचना असीम रूप से एक दूसरे में मिल जाती है। प्रकाश अपने स्रोत की तलाश और खोज करता है और इस प्रकार रचना को समाप्त कर देता है और एक नई रचना की शुरुआत करता है, जिसे आप ब्लैक होल पर विचार करते हैं। जैसा कि आप इसे कहते हैं, शून्य बिंदु, जीरो पॉइंट पर अनंत रूप से बड़े द्रव्यमान की स्थितियों के साथ जहां से कोई प्रकाश नहीं देखा जा सकता है, यानी कि यह अवशोषित एब्जॉर्ब्ड हो जाता है। तो दोस्तों इसको समझने के लिए हमको ब्लैक होल को थोड़ा सा समझना पड़ेगा और एक इमेज और है जिससे हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। और एक चीज़ और दोस्तों हम लोग कहना चाहेंगे, आपको याद होगा हमने पिछले एक सत्र में ये कहा था कि जो पहली घनत्वता, दूसरी घनत्वता, तीसरी घनत्वता ऐसे करके जैसे जैसे चलते रहते हैं, तो हमने आपको कहा था कि आठवीं घनत्वता जो है वो लोगोस की तरफ जाती है। यानी अगर हम बोलें ये वाला पॉइंट, तो हमने कहा था कि आठवीं घनत्वता में इसके अंदर जाते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है। छठी घनत्वता सूरज के अंदर की होती है, सातवीं घनत्वता ये गैलेक्टिक सेंटर के अंदर की होती है, और यहाँ से जब सबके एक्सपीरियंसेस कंप्लीट हो जाते हैं ना तो आठवीं घनत्वता जो होती है वो ब्लैक होल के अंदर होती है। तो अभी हम लोग एक बार को ब्लैक होल को देखते हैं कि एक्चुअली में ये चीज़ काम करती है तो कैसे करती है। तो दोस्तों रा ने जो अभी यहाँ पर कहा ना, रा ने कहा अगर हम इस वाली उसमें जाएं इमेज में, कि हमने कहा कि ये जो गैलेक्टिक सेंटर है, फिर यहाँ पे जिन जिन का एक्सपीरियंस पूरा हो जाता है वो इसके अंदर आ जाते हैं, मतलब जितने भी ग्रह होंगे या जो भी चीज़ होगी वो वापस इनके अंदर चले जाएंगे और फिर यहाँ पर टोटली इकट्ठा होकर ये पूरी की पूरी गैलेक्सी जो है वो ब्लैक होल के अंदर चली जाती है। रा यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं। तो ये होता कुछ इस तरीके से है कि जैसे आप ये देख सकते हैं राइट साइड में ये है ब्लैक होल, आप देख रहे हैं ये रोशनी है इसके चारों तरफ, है ना, और इस साइड में है वाइट होल। इन दोनों के बीच में ये जो पॉइंट होता है इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी। ठीक है। होता क्या है, ये जो आपको रोशनी इसके आसपास लग रही है ना ब्लैक होल के आसपास, ये रोशनी बेसिकली ये होती है जितने भी ये ग्रह होते हैं ना इनकी रोशनी को अपनी तरफ खींच रहा होता है। ठीक है। और जैसे जैसे सबके अनुभव खत्म होते चले जाते हैं ना, या कह लो कंप्लीट हो जाते हैं सबके अनुभव, कि भाई उन्होंने पूरी रचना का अनुभव ले लिया है, सारी उनकी घनत्वताएं कंप्लीट हो गई हैं, तो वो सीधा इस ब्लैक होल के अंदर घुस जाते हैं। ठीक है। वो ग्रह के ग्रह और पूरी की पूरी गैलेक्सी घुस जाती है इसके अंदर।
तो होता क्या है कि जब इसके अंदर घुस जाएगी ना, तो इसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रह सकती फिर बाहर, मतलब कोई उस ग्रह की जितनी सारी चीज़ें, जितने उसके वो आक्षिक रिकॉर्ड हो, कुछ भी हो, दुनिया की सारी चीज़ें इसके अंदर घुस जाएंगी। फिर यहाँ जाके ना वो इस पॉइंट के अंदर घुसती है, यहाँ सेंटर में, जिसको पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी बोलते हैं, और यहाँ पे पूरी की पूरी घुल मिल जाती है। घुलने मिलने के बाद वो पूरा का पूरी जो गैलेक्सी है पूरी डिस्ट्रक्ट हो जाएगी, और वो पूरी की पूरी खुल जाएगी और कण कण में बन जाएगी। मतलब जैसे आपने वो देखे हैं ना, हमने बताया था कि आँख मूंदते हैं तो वो कण कण से नज़र आने लग जाते हैं लाइट के, वो पूरी की पूरी ऐसी इस तरीके की लाइट बन जाती है इसके अंदर। फिर वो जो लाइट होती है ना, वो इस यहाँ से निकल के वाइट होल के अंदर जाती है, ठीक है। वो पूरी की पूरी लाइट इसके अंदर जाती है, और फिर यहाँ पे नए जो वो होती हैं, क्या कहते हैं, आपकी आकाश गंगाएं, उनकी रचना होनी शुरू होती है। और यहाँ पे वो बन के नई 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 आकाश गंगाएं इसके अंदर बनती रहेंगी, और यहाँ से बाहर निकल जाती हैं, इसके लेफ्ट साइड से बाहर निकल जाएंगी, और फिर दोबारा घूम के अपना नए नए अनुभव लेने शुरू करती हैं। तो इसको समझने के लिए हम एक डॉक्यूमेंट है उसको थोड़ा सा देखते हैं। तो आप इस डॉक्यूमेंट पे थोड़ा सा ध्यान देना। ये जो पूरा ब्रह्मांड है ना, हमारे जो पूरी गैलेक्सी और ये पूरी हमारी जितनी चीज़ें बनी हुई हैं, वो सारी इस एक इसको कहते हैं कॉस्मिक एग, ठीक है। एक अंडे के जैसा होता है ये, और अगर आप हमारा दिमाग देखोगे ना, हमारा दिमाग भी कुछ इसी तरीके का होता है कि आधा इधर और आधा इधर, इस तरीके से होता है। और आप यहाँ देखेंगे, यहाँ लिखा है ब्लैक होल, ये ब्लैक होल लिखा है, और आप देखेंगे यहाँ पे वाइट होल लिखा है। तो होता क्या है कि जितनी भी ये वो होती है ना, क्या बोलते हैं, आपकी गैलेक्सीज होती हैं, ठीक है, जितनी भी आकाश गंगाएं होंगी, जैसे आपको छोटे छोटे डॉट दिख रहे होंगे यहाँ पे, ये छोटे 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 इस तरीके के जो डॉट दिख रहे हैं ना आपको, ये सारे आकाश गंगाएं दिखा रही हैं अपने आप में कि भाई ये आकाश गंगाएं हैं, ठीक है। तो ये वाली साइड में मान लो अगर हमारी आकाश गंगा है, तो इस साइड में जितनी ये आकाश गंगा है ना, इनके बारे में हमें कुछ नहीं पता चलेगा कि भाई यहाँ क्या चल रहा है। ये ऐसी नहीं है कि कोई एक हो, अब ये ट्रिलियंस ट्रिलियंस में होती हैं, बहुत ज़्यादा, और राह ने बता ही दिया था अभी पिछले सत्र में कि ट्रिलियंस में होती हैं। तो होता क्या है, यहाँ व्हाइट होल से जैसी मान लो कोई नई रचना हुई, ठीक है, रोशनी से रचना हुई, ग्रह मतलब गैलेक्सी पूरी बन के निकलेगी, यानी कि ये जो है, ये जो कॉस्मिक जो गैलेक्टिक सेंटर है, ये बन बन के यहाँ से निकलेंगे, और यहाँ से निकल के इस तरीके से यूँ घूमना शुरू करेंगे, और घूमते 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 अपना पूरा अनुभव लेते हुए चलेंगे। तो इस तरीके से सारी आकाश गंगाएं इसके अंदर बनी होती हैं कॉस्मिक एग के अंदर। और आप देख रहे होगे होलोग्राम, और यहाँ लिखा है यूनिवर्सल, लिखा है मतलब है यूनिवर्सल होलोग्राम। ये सारी चीज़ें एक होलोग्राम की शेप में होती हैं, मतलब ये बस एक ऐसा है कि एक चित्र है जिसके अंदर सारी क्रियाएं हो रही हैं, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें हमें दिखती हैं वो हमें लगता है रियल है, बट वो रियल नहीं है बेसिकली, ठीक है, वो पूरा का पूरा होलोग्राम है। तो यहाँ से वो सारी की सारी चलनी शुरू होंगी, धीरे 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 चल के, और फिर यहाँ से पीछे से घूम के यहाँ से ब्लैक होल में घुसना शुरू करेंगी। जब ब्लैक होल में घुसना शुरू करेंगी, मतलब उनकी 7 घनत्वताएं पूरी हो गई हैं, वो गैलेक्टिक सेंटर के अंदर चले गए। अब जब सबके हो गए, लेकिन गैलेक्टिक सेंटर में ऐसा नहीं है कि कोई गैलेक्टिक सेंटर में कोई एक सूरज है, वो अपने जितने भी उसके सौर मंडल है उनको लेके घुसेगा इसके अंदर, ऐसा नहीं है। जब पहले एक जिन जिन की पूरी पूरी होती जाएगी ना, वो सारी इन्फॉर्मेशन गैलेक्टिक सेंटर के अंदर, यहाँ पे जो हमारे सब लोगोज हैं, जो हमारे रचयिता हैं, उनके अंदर मिक्स होती चली जाएगी, ठीक है। फिर पूरी की पूरी गैलेक्सी खिंच के, जैसे कि आप इसके अंदर देख रहे हो ना, ये पूरी खिंच के ऐसे यूं ब्लैक होल से इसके अंदर घुसेगी, ठीक है। और अंदर जाके जैसे हमने बताया था पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी है, यहाँ पे सारी रोशनी बन जाएंगी सारी चीज़ें। फिर यहाँ से नई बन के निकलेंगी, और फिर यहाँ से यहाँ निकल जाएगी, या यहाँ से इस तरफ निकल जाएगी, और ऐसे घूम के सारा ये फिर दोबारा चक्र शुरू होता है। इसलिए आपको याद होगा, रा ने एक चीज़ कही थी कि हम तुम्हें एक चीज़ कह सकते हैं कि तुम्हारे अनुभवों का कोई अंत नहीं है। वो इसीलिए क्योंकि जब आपकी 8वीं घनत्वता यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी ना, फिर जितनी ये गैलेक्सीज हैं वो सारी की सारी अंदर जाके जब घुल मिल जाएंगी, अंदर की जितनी भी होंगी वो सारी घुलेंगी, जो पीछे से आ रही हैं वो घुल मिल जाती हैं ना, तो सबके अनुभव आपस में घुल मिल जाते हैं। तो फिर यहाँ से एक नए अनुभव की तैयारी शुरू होती है, और उसमें ही पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी इस तरीके की घनत्वताएं होती हैं। फिर यहाँ से नए 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 अनुभव शुरू हो जाते हैं, लेकिन हर गैलेक्सी के अनुभव बिल्कुल अलग होंगे। अभी तो केवल आप ये सोच लो छोटे छोटे डॉट है, ये एक एक गैलेक्सी है। पहले तो अभी हम लोगों को इस गैलेक्सी का पूरा अनुभव लेना है, ठीक है, इस गैलेक्सी का पूरा अनुभव लेंगे, फिर हम लोगों का बाद में जाके फिर हम गैलेक्टिक सूरज के अंदर का अनुभव लेंगे, फिर उसके बाद क्या कहते हैं गैलेक्टिक सेंटर के अंदर का अनुभव लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे इसके अंदर ये ब्लैक होल के अंदर, फिर वहाँ पे अनुभव नहीं होता है, वहाँ पे सारे अनुभव घुल मिल जाते हैं।
और सारे जब सबके सारी गैलेक्सीज के घुल मिल गए तो फिर यहाँ से निकल जाते हैं। और जिसे हम लोग युग परिवर्तन कहते हैं ना दोस्तों, वो युग परिवर्तन होने का कारण भी यही है कि ये जो खिंचाव है ना, अट्रैक्शन, इसकी वजह से होता है ये। होता क्या है कि मान लीजिए हम ये वाले डॉट को ले लेते हैं, ये वाला डॉट, ठीक है, इस वाले डॉट को लेते हैं। इस वाले डॉट में मान लीजिए अब जैसे यहाँ से खिंचनी शुरू होंगी ना इधर, तो ये वाला जो डॉट है ये आगे की तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है, अंदर के जैसे ये यहाँ जाएंगे तो पीछे से और चल के अंदर आ रहे होंगे, ये वाला डॉट आगे मूव करेगा तो इसकी जगह पे ये घूम के इधर आ जाएगा, यानी एक पूरी की पूरी गैलेक्सी शिफ्ट होती है एक जगह से दूसरी जगह। उसके कारण युग परिवर्तन होता है। और वो जो युग परिवर्तन होता है ना, वो कोई ऐसा नहीं है किसी एक ग्रह पे होगा। तो मान लीजिए अगर ये एक पूरी आकाशगंगा है ना, ये पूरी आकाशगंगा अपनी जगह छोड़ के हल्की सी आगे होगी, ठीक है, आगे हो जाएगी, हल्की सी नहीं काफ़ी आगे हो जाती है वैसे तो। ये आगे होगी तो इसके सारे सूरज भी अपनी जगह आगे करेंगे, सूरज के साथ साथ उनके सौर मंडल में जितने ग्रह लगे हुए हैं वो भी अपनी जगह छोड़ते हैं। इसीलिए ये जो घनत्वताएं हैं ना, ये आगे चलती चली जाती हैं कि हाँ भाई यहाँ पर अभी इस सूरज के आसपास के जितने ग्रह लगे हुए थे उनकी घनत्वताओं के कितने कितने लेसन्स हो गए कंप्लीट, चलो ठीक है, सूरज भी आगे शिफ्ट होगा, इधर से गैलेक्टिक सेंटर भी पूरा शिफ्ट हो रहा है, उसके ग्रह भी पूरे शिफ्ट हो रहे हैं, तो किसी एक ग्रह पे युग परिवर्तन नहीं होगा, युग परिवर्तन सभी ग्रहों पे होंगे। आपको याद होगा कि हमने कहा था कि ये जो वीनस है यानी शुक्र ग्रह है वो चौथी घनत्वता का है, जैसे हम लोगों को इस बुक से समझ में आया। तो वो ग्रह जो है वो चला जाएगा पांचवी घनत्वता में, हमारा जो ग्रह तीसरी घनत्वता का है वो चला जाएगा चौथी घनत्वता में। अब वो चौथी घनत्वता नेगेटिव में भी जा सकता है, चौथी घनत्वता पॉजिटिव में भी जा सकता है, वो बाद की बात है, राह आगे जो बताएंगे। हालांकि राह ने कहा है कि चांसेस ये हैं कि तुम्हारा वाला पॉजिटिव में जाएगा पूरा का पूरा, लेकिन ये डिपेंड करता है कि एंड तक परिस्थितियाँ कैसी होती हैं। लेकिन उन्होंने ये भी बोला है कि परिस्थितियाँ कैसी भी हो भैया हम तो आएंगे और ग्रह खाली कराएंगे। यानी अगर अंत में किसी ने जोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की सीता के साथ तो फिर युद्ध होगा और फिर हम कर लेंगे बराबर, हम मतलब पीछे हट जाना सारे के सारे। इसलिए राह ने, हमने कन्फेडरेशन की कुछ और किताबें पढ़ी हुई हैं, उसमें कन्फेडरेशन ने बोला हुआ है कि जब इस तरीके की परिस्थितियाँ होने दिखने लग जाए ना तुम्हें, तुम सारे इस नॉर्मल जनता से दूर हट जाना, बिल्कुल बिल्कुल हट जाना इनसे। क्योंकि अभी आगे राह और भी बहुत सारी चीज़ें बताएंगे कि जब भी ऐसा होता है तो जो लोग नेगेटिव होते हैं ना पूरे ही नेगेटिव हो जाते हैं, जो लोग पॉजिटिव होते हैं पूरे पॉजिटिव हो जाते हैं। तो जो पॉजिटिव वाले ना अपने पॉजिटिव का ग्रुप बना के अपना अलग हट जाओ, ग्रुप भी नहीं बनाओ तो एक एक दो दो करके ऐसे बना के अलग हट जाओ, लेकिन उन लोगों से दूर हट जाओ बिल्कुल। हालांकि हम जानते हैं ये हमारे लिए बोलना तो आसान है, लेकिन अपने कोई व्यक्ति अपने लेवल पर अगर इसको सोच के देखे तो काफ़ी मुश्किल है। बट कन्फेडरेशन का ऐसा कहना है, अब हम उसमें कुछ नहीं कह सकते हैं। तो अब हम इसमें सत्र में आगे चलते हैं। तो अगला सवाल डॉन करते हैं, तो तब ब्लैक होल एक बिंदु होगा, क्या मैं ये कहने में सही हूँ कि यह एक ऐसा बिंदु होगा जिस पर पर्यावरण सामग्री यानी एनवायरमेंटल मटेरियल थी जो एकता या रचयिता के साथ एकजुटता में सफल हुई थी, क्या यह सही है? तो रा कहते तीसरी घनत्वता प्रकट करने वाला ब्लैक होल भौतिक है, इस आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल या मेटाफिजिकल अवस्था की जटिल अभिव्यक्ति है, यह सही है। तो यहाँ पर भी वो यही कह रहे हैं दोस्तों, जैसे हमने आपको समझाया ना कि भाई वो ब्लैक होल जो है वो खींचेगा, ठीक है, तो जब एक एक पूरी गैलेक्सी शिफ्ट होगी तो सारी की सारी होगी, और तीसरी घनत्वता के लिए ये जो ब्लैक होल है वो इस तरीके से आगे इनको इनको खींचेगा, तो उसकी वजह से यहाँ से मूवमेंट होगी। और दोस्तों ये आपको लग रहा होगा कि ये एक ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड नहीं है, ये तो एक ब्रह्मांड है रचयिता के दिमाग में जो बना हुआ है। तो आप ये सोच लो कि रचयिता के दिमाग में ऐसे कई अनगिनत, मतलब उनको गिनती नहीं किया जा सकता है, इतने ब्रह्मांड है, और हम तो अभी एक ही ब्रह्मांड का अनुभव ले रहे हैं। इस तरीके के कॉस्मिक एग्स बहुत सारे बने हुए हैं रचयिता के दिमाग में, और आप ऐसे सोच के चल सकते हो ये एक कॉस्मिक एग रचयिता के दिमाग का एक न्यूरॉन है, केवल एक न्यूरॉन जिसके अंदर इतनी गतिविधियां चल रही हैं बहुत सारी। तो इसी तरीके से इसको आध्यात्मिक रूप से समझा जाए तो यही समझा जा सकता है इसमें। तो अगला सवाल डॉन करते हैं, धन्यवाद। फिर जब हमारा ग्रह पृथ्वी पूरी तरह से चौथी घनत्वता में आ जाएगा तो क्या वहां गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी अधिक होगा? तो रा कहते हैं वहां अधिक आध्यात्मिक गुरुत्वाकर्षण होगा, जिससे सघन माया यानी डेंसर इल्यूजन पैदा होगी। तो वो कह रहे हैं कि अब जो चौथी घनत्वता में जब ये जाएगा ना, यहाँ पे उन्होंने कहा आध्यात्मिक गुरुत्वाकर्षण, यानी यहाँ पे वो साइंटिफिक ग्रेविटी के बारे में पूछ रहा था। आध्यात्मिक गुरुत्वाकर्षण का मतलब होता है कि जो भी चीज़ अध्यात्म से रिलेटेड होगी ना, उस दिशा में लोग ज़्यादा जाना कोशिश करेंगे, इस
मतलब ये चौथी घनत्वता में। तो सारे के सारे कोशिश ये रहेगी कि सारे के सारे एक ही दिशा में निकल जाएं। कोशिश क्या रहेगी, रहेंगे वो इस ग्रह पे अब जो आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ना शुरू करेंगे। तो उन्होंने कहा डेंसर इल्यूजन, मतलब चीज़ें अब हमें जैसे दिख रही हैं ना, ये रंग, ये पेड़ पौधे, ये सारी चीज़ें ऐसी नहीं होंगी। और दोस्तों हम अपना अपना पर्सनल अगर आपसे वो शेयर करें ना, जो हम लोगों ने मेडिटेशन में जो देखा है, अब ये सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। हमने जो चौथी घनत्वता देखी है ना, वो पूरी अर्थ जो थी ना, पूरी ये पृथ्वी थी हमारी, वो गोल्डन कलर की हो गई थी। मतलब उसके अंदर की जितनी भी चीज़ें थी, पेड़ पौधे जानवर, पहले तो सारा जो हम लोगों ने देखा सारा पहले वो हुआ, ख़त्म हुआ। और रा ने अभी बोला है कि वो पहले सारा ख़त्म होता है फिर उसके बाद नई शुरुआत होती है। तो वो पहले सारा ख़त्म हुआ, फिर उसके बाद धीरे धीरे प्लानट ने अपने आप को बनाना शुरू किया और प्लानट ना गोल्डन कलर का हो गया। और जो आसमान वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं ना, उनके अंदर ऐसे ऐसे रंग हो गए जो दोस्तों ना तो हमने कभी अपने मतलब सपने में भी नहीं सोच सकते। हम लोगों ने ऐसे ऐसे रंग एक्सपीरियंस किए थे, क्योंकि हम भी जानना चाहते थे कि चौथी घनत्वता होती कैसी है। तो ये हमारा कुछ मेडिटेशन में वो था, क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस। आप लोगों का हो सकता है अलग हो, लेकिन जो भी हो अच्छा ही होगा। तो खैर अगला सवाल डाउन करते हैं। यह सघन भ्रम यानी माया तब मैं मान लूंगा कि मापा गया कि 32.2 फीट प्रति सेकंड वर्ग यानी पर सेकंड स्क्वायर के ऊपर गुरुत्वाकर्षण त्वरण यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा, जो अब हम अनुभव करते हैं। क्या यह सही है? तो वो ये कह रहे हैं कि अच्छा, क्योंकि वो साइंटिफिक दिमाग ज़्यादा था डॉन का, तो साइंटिफिक तरीके से उसने पूछा कि इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है 32.2 पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से ये ज़्यादा ग्रेविटेशनल हो जाएगी, मतलब ग्रेविटेशन यहाँ पे बढ़ जाएगी इस प्लेनेट के ऊपर। यानी जैसे अभी हम लोग जितना उछल पाते हैं उतना नहीं उछल पाएंगे, हल्का सा ही उछल पाएंगे, शायद कुछ ऐसा होगा। तो रा कहते हैं आपकी इकाइयों के पास आध्यात्मिक गुरुत्व को मापने के लिए उपकरण नहीं है, बल्कि इसके कुछ चरम अभिव्यक्तियों एक्सट्रीम मैनिफेस्टेशन का निरीक्षण करने के लिए हैं। तो वो कह रहे हैं कि आध्यात्मिक गुरुत्वाकर्षण को तुम लोग कैसे कैलकुलेट करोगे, उसको कैलकुलेट थोड़ी ना किया जा सकता है। तुम तो ये हाँ साइंटिफिक तरीके से जो चीज़ें कैलकुलेट करते हो वो कर लेते हो तुम ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा क्या करोगे तुम। कह रहे वो भी तुम्हारी एक्सट्रीम मैनिफेस्टेशन है जहाँ पर तुम बिल्कुल अपनी पूरी बुद्धि का प्रयोग कर चुके हो यहाँ पे, जबकि हम बात कर रहे हैं आध्यात्मिक, ठीक है ना, आध्यात्मिक ग्रेविटी की, जिसे स्पिरिचुअल ग्रेविटी भी कहा जाता है। तो आगे डॉन कहते हैं यह मुझे पता है कि हम आध्यात्मिक गुरुत्वाकर्षण यानी स्पिरिचुअल ग्रेविटी को माप नहीं सकते, लेकिन मैं सोच रहा था कि क्या भौतिक प्रभाव गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक यानी कांस्टेंट में वृद्धि के रूप में मापने योग्य होगा, वह मेरा सवाल था। तो वो ये कह रहा था कि ग्रेविटी का जो कांस्टेंट होता है उसको कैलकुलेट किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थोड़ी साइंटिफिक चीज़ें हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो तब भी कोई बात नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि साइंस ही पूरी सीख लो इसके चक्कर में, आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें, बस उतना बहुत है। तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो ग्रेविटी का कांस्टेंट होता है ना, जो जी की वैल्यू होती है, ठीक है ना, तो वो कह रहे हैं कि वो मेरे को ऐसा लगता है कि उसके अंदर कुछ चेंज होता है, मेरे को ऐसा लग रहा है, ठीक है ना, और मुझे लग रहा है कि उसके अंदर कुछ इंक्रीमेंट होगा। तो रा कहते हैं मौजूदा यंत्र विन्यास इंस्ट्रूमेंटेशन के द्वारा मापने योग्य वृद्धि केवल संख्याकृत प्रकृति स्टैटिस्टिकल इन नेचर की होगी और महत्वपूर्ण नहीं होगी। वो कह रहे हैं देखो ये ग्रेविटी तो बढ़ेगी, लेकिन इतनी भी नहीं बढ़ जाएगी कि जितनी तुम सोच रहे हो कि जी हम तो जमीन से उठ ही नहीं पा रहे हैं, ऐसे नहीं होगी ये। कह रही हल्की फुल्की चेंज होगी अगर तुम अपने इंस्ट्रूमेंट से उसको कैलकुलेट करोगे, तो ग्रेविटी चेंज होगी। अगर तुम स्पिरिचुअल ग्रेविटी की बात करोगे तो वो तो बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन अगर तुम इसकी बात करोगे, ये तुम्हारी जो साइंटिफिक ग्रेविटी की तुम बात करते हो, कह रहे वो तो बिल्कुल नाम मात्र होगी, इतनी कोई ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ना नहीं है उस चीज़ से। तो आगे डॉन कहते हैं ठीक है, अब जैसे जैसे रचना होती है, जैसे जैसे कंपनता के घूमने से परमाणु बनते हैं, जो प्रकाश हैं वे कभी कभी एक निश्चित तरीके से आपस में जुड़ जाते हैं। वे एक दूसरे से सटीक दूरी पर दूरी, अंतर परमाणु दूरी यानी इंटर अटोमिक डिस्टेंसेस का पता लगाते हैं और एक जालीदार संरचना लैटिस स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्रिस्टलाइन कहते हैं। मैं अनुमान लगा रहा हूं कि सटीक क्रिस्टलीय संरचना की बुद्धिमान ऊर्जा से बनने के कारण यह संभव है। किसी तकनीक से बुद्धिमान ऊर्जा को टैप करना और क्रिस्टलीय संरचना के माध्यम से काम करके इसे भौतिक भ्रम में लाना, क्या यह सही है? तो वो ये कह रहे हैं कि अच्छा मुझे समझ में आया, ये जितने भी हम लोग जो आंख मूंदते हैं, ये जो हम लोग को दिखते हैं फोटॉन्स,
कह रहे ये किसी किसी जगह पे ज़्यादा इकट्ठे हो जाते होंगे, किसी किसी जगह पे दूर होते होंगे, और उनके बीच में एक स्ट्रक्चर सा बन जाता होगा, जैसे कि वो आपस में किसी लाइन से और ऐसे जोड़ रखे हों, उनके बीच में भी डिस्टेंस होता होगा, ये सारी चीज़ें होती होंगी, और वो एक स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, जैसे कि मान लो दीवार हो गई, टेबल हो गई, कुर्सी हो गई, हम हो गए। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे होता है, और ये इसके कारण होता है क्योंकि ये कांप रहे हैं और इनके अंदर ऊर्जा है, बुद्धिमान ऊर्जा रचयिता की, ठीक है ना, वो जो चारों प्राइमल फोर्सेस हैं उसकी वजह से कांप रही होंगी, और इनके कांपने की वजह से ऐसा हो रहा है कि कहीं पे ज़्यादा इकट्ठी हो गई, कहीं पे थोड़ी दूर हो गई, और फिर उसकी वजह से ये जो हमें माया जाल जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है हमें, जो माया का ये जो जितनी चीज़ें दिख रही हैं हम लोगों को, ये एक माया जाल की संरचना करती हैं। क्या ये सही है? तो रा कहते हैं यह केवल तभी तक सही है जब तक कि क्रिस्टलाइन भौतिक संरचना तदन रूप क्रिस्टलीय कॉरेस्पॉन्डिंगली क्रिस्टलाइज या नियमित या संतुलित इकाई द्वारा अवशेषित चार्ज होती है। तो वो कह रहे हैं कि ये तब ही हो सकता है कि जब वो जितनी की जरूरत है एक जगह पे होने की उतनी ही हो, तभी तक हो सकती है। अगर उसकी जरूरत वहां नहीं है तो वहां डिस्ट्रक्शन होगी, वो पीछे हट जाएगी पूरी की पूरी, ठीक है ना। तो जहां पर जिस चीज की जितनी जरूरत है ना उसके हिसाब से ही क्रिस्टलाइज होने का मतलब दोस्तों ये मत सोचना कि यहाँ पे क्रिस्टल्स की बात हो रही है। क्रिस्टलाइज होने का मतलब ये है कि हम जो चीजें देख रहे हैं ना ये सारी की सारी, ये सारी क्रिस्टलीन है। ये एक्चुअली हमारी बॉडी भी क्रिस्टलीन है। ये हमें देखने में लगता है कि अलग अलग रंग हैं और ये सारी चीज़ें जो कि हम लोगों ने पिछले सत्रों में बताया भी है, लेकिन एक्चुअली में सारी चीज़ें क्रिस्टलीन है। ये मतलब क्रिस्टल के जैसी हैं। क्रिस्टल्स के छोटे छोटे होते हैं ना, जैसे स्पार्कल्स होते हैं, ठीक है ना। हम बच्चों के ऊपर स्पार्कल्स नहीं डाल देते, उन स्पार्कल्स को इकट्ठा कर करके एक जगह पे बनी हुई है। अब किसी का रंग अलग है, किसी का कुछ अलग है, इस तरीके से बन जाती हैं ये। इसलिए पूरी की पूरी जो संरचना है ना वो क्रिस्टलाइज्ड है। इसीलिए हमारे प्लेनेट पे जब बाहर से सूरज वो रोशनी मारता है ना, इसी क्रिस्टलीन स्ट्रक्चर के होने की वजह से वो रोशनी फैल जाती है चारों तरफ और 7 रंगों में बट जाती है। इस वजह से होता है ये सारा। खैर, अगला सवाल डाउन करते हैं। मैं बिना महत्व के विषयों या उन विषयों पर नहीं उतरना चाहता जो हमें हमारे विकास के तंत्र की बेहतर समझ की ओर नहीं ले जा सकते हैं, जो हमें उन चीज़ों की ओर ले जा सकते हैं जो क्षणिक नहीं है, लेकिन कभी कभी यह देखने में मुश्किल होता है कि किस दिशा में जाना है। मैं क्रिस्टल के इस विचार और उनका उपयोग कैसे किया जाता है उनकी थोड़ी और जांच करना चाहूँगा। मैं यह मान रहा हूँ कि आपने जो कहा है कि क्रिस्टल द्वारा बुद्धिमान ऊर्जा को टैप करने के लिए आंशिक रूप से अविकृत इकाई का होना आवश्यक है, क्या यह संतोषजनक है या आपको इसकी आवश्यकता है? क्या यह सही है? तो वो कह रहे हैं कि अच्छा, अब मैं ना एक काम करता हूँ, मैं ना इधर उधर की बातें ना करके कोशिश करता हूँ जो चीज़ें हमारे काम की हैं उसकी मैं बात करूँ। तो वो क्रिस्टल पे आ गया क्योंकि क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर की बात हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि क्या इन क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करके इस बुद्धिमान मतलब इंटेलिजेंट एनर्जी जो है रचयिता की उसको टैप किया जा सकता है। और इसके लिए जो टैप करने की ज़रूरत है कि ये भी है कि भाई जो व्यक्ति इसको करेगा वो इतना प्योर और इस तरीके का होना चाहिए कि वो उसको टैप कर पाए। मतलब ऐसा नहीं है कि हर कोई इसको कर पाएगा। मतलब क्रिस्टल हाथ में ले लेने से इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी क्रिस्टल का सही इस्तेमाल कर लेगा। इस इंटेलिजेंट एनर्जी को वो ही टैप कर पाएगा जो इसके अंदर के जितनी भी ऊर्जाएं हैं ना उनको सही से जानता हो, ठीक है। इसलिए आपने कई मंक्स और कई ऋषि महर्षि उनको देखा होगा, और हम लोगों ने कई रामायण में भी देखा है, महाभारत में भी देखा है, इधर उधर हमने बहुत हर धर्म में देखा है। तो आपने देखा होगा कि ये हवा में से चीज़ें निकाल लेते थे। वो जो हवा में से चीज़ें निकालने का जो तरीका होता है ना वो यही होता है कि वो ही व्यक्ति जान सकता है जो इसके अंदर की यानी इन तरंगों को जान जाए। और जब वो जान जाता है ना कि इनकी कंपनता को किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है, तब वो कुछ भी बना सकता है। जैसे कि जीसस ने जब लोग भूखे थे तो हाथ मतलब हवा में करके और वहाँ से फिश निकाल दी थी हवा में से ही, और ब्रेड भी निकाल ली थी। तो लोगों को लगा चमत्कार हुआ, वो चमत्कार नहीं हुआ था। उसको भी मेडिटेशन कर करके अंदर से ये पता चल गया था तरंगे काम कैसे करती हैं। हालांकि उसको अपनी पुरानी ज़िंदगी याद आ गई थी जो कि रा ने पहले भी बताया था, तो उसको पता था कि ये चीज़ें काम कैसे करती हैं। तो खैर, अगला सवाल डाउन करते हैं। बुद्धिमान ऊर्जा के टैपिंग में क्रिस्टल के उपयोग के लिए एक ऐसा बिंदु होना चाहिए जिस पर विकृत को हटाना न्यूनतम हो, क्या यह सही है? तो वो कह रहे हैं कि अच्छा, क्रिस्टल को टैप करने के लिए उसके अंदर की जो इंटेलिजेंट एनर्जी है यानी यही जो तरंगे हैं इनको टैप करने के लिए उसके अंदर कोई ऐसा बिंदु होना चाहिए जहां पर डिस्टॉर्शन यानी जहां पर मतलब विभाजन सबसे कम हो, मतलब या फिर उसको सबसे ज़्यादा कम किया जा सके। जहाँ पे विभाजन कहने का मतलब है कि अगर ये तरंगे हम लोगों को उसके अंदर दिखने लग जाएं तो किसी एक तरंग को पकड़ लेना, केवल पहले उसी को ही समझना एक तरंग को,
क्योंकि एक तरंग समझ में आ गई तो फिर सारी तरंगें समझ में आ जाएंगी। तो राय इसका जवाब देते हैं, यह केवल तभी सही है जब यह समझा जाए, हम कहेंगे कि प्रत्येक इकाई में एक अद्वितीय यूनिक बिंदु है। तो वो कह रहे हैं कि लेकिन हम तुम्हें यह भी बताना चाहेंगे कि इन तरंगों के अंदर भी एक यूनिक बिंदु होता है, सबके अंदर भी, ठीक है। और तुम किसी भी चीज़, क्रिस्टल के अंदर भी अगर तुम जाओगे ना, उसके एक एक कण कण के अंदर भी एक यूनिकनेस तुम्हें मिलेगी मिलेगी। यूनिकनेस का मतलब है कि कोई चीज़ बिल्कुल अलग होना, हल्की सी अलग होना। इसलिए तो दोस्तों हम लोग जितने भी हैं, आप लोग, हम लोग हो गए, अगर देखा जाए हम सारे एक हैं, लेकिन हम यूनिक भी तो हैं, अलग अलग भी तो हैं। और अलग अलग होने का कारण जो है वो ये है कि एक तो हमारी रूप अलग है, ठीक है, रूप स्वरूप हमारे अलग है, उस वजह से हमें सारी चीज़ें अलग अलग लगती है। लेकिन है ये सारा कुछ माया जाल, आप भी माया जाल हो और हम भी माया जाल हैं, सारी चीज़ें माया जाल हैं, ठीक है, माया जाल के अंदर ही बनी हुई है सारी की सारी। लेकिन ये जो यूनिकनेस है ना हमारी, ये इसी कारण है क्योंकि हमारे अंदर ये जो क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर है, इसके एक एक बिंदु में भी हल्की हल्की यूनिकनेस है, इसलिए सबके रूप अलग है हम लोगों के, ठीक है ना। और अंदर का लेकिन होलोग्राम देखोगे ना आप, तो वो सेम रहेगा हर जगह पर, हर जगह पर सेम रहेगा, क्योंकि वो क्रिएटर ने अपना खुद का होलोग्राम सबके अंदर डाल रखा होता है, उसी से ही तो क्रिएटर पूरा अनुभव ले रहे होते हैं। तो आप ये सोच लो, आपके अंदर एक कैमरा फिट है, आप जो भी देख रहे हो वो क्रिएटर आपके अंदर से सारी चीज़ें अनुभव कर रहे हैं, सारी की सारी, जो आप सुन रहे हो, जो आप टच कर रहे हो, सारी चीज़ें क्रिएटर देख रहे हैं। तो कभी अगर आपको इस चीज़ को चेक करना हो ना, तो अपने कैमरा को ऐसे सोच के चलना कि ये कैमरा ना आपके अंदर, आपका फ़ोन या आपका कैमरा आपके अंदर ही फिट है, और उस कैमरे में आपका दोस्त आपको देख रहा है, ठीक है, आपको सारी चीज़ें करते हुए देख रहा है। तो इस तरीके से कुछ कुछ इस तरीके की कहानी है ये। तो खैर आगे डॉन कहते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि प्रत्येक इकाई में विकृत मुक्ति यानी डिस्टॉर्शन रीडिंग का यह अनूठा बिंदु क्यों है। तो डॉन यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि आप मुझे ये बता सकते हो कि ये हर एक एक जो कण है, मतलब जो एक एक फोटोन है, उसके अंदर ये जितनी भी चीज़ें हैं, सबके अंदर एक अनूठा बिंदु क्यों है, मतलब एक यूनिकनेस क्यों है, सबके अंदर कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके कुछ यूनिकनेस होगी। तो रा कहते हैं, प्रत्येक इकाई एक रचयिता का एक अनूठा हिस्सा है। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई है तो देखो सबके अंदर रचयिता ही, लेकिन सारी तरंगे ही हैं ये रचयिता ही, लेकिन वो भी अलग अलग तरीके से होंगी। ऐसा नहीं है कि सारी एक जैसी डाल दी तो भाई रूप ही नहीं बनेगा। तो कहीं पे कैसे कर दी, कहीं पे कैसे कर दी, कुछ तेजी से वाइब्रेट करेगी, कुछ कुछ करेगी, लेकिन जो भी करेगी ना वो अपने आप में एक यूनिक उस पर वाइब्रेट कर रही होगी। इस वजह से ये ऐसा है। तो खैर अगला सवाल डॉन करते हैं, आप कह रहे हैं कि क्रिस्टल के माध्यम से बुद्धिमान ऊर्जा का दोहन यानी टैपिंग करने के लिए शुद्धता का कोई एक स्तर आवश्यक नहीं है, लेकिन एक इकाई की विकृति की मात्रा में व्यापक भिन्नता हो सकती है। लेकिन प्रत्येक इकाई को अपने विशेष बिंदु तक पहुंचना है, जिसे मैं कह सकता हूं क्षमता को सक्रिय करना। क्या यह सही है। तो वो ये कह रहा है, देखो दोस्तों यहाँ पे डॉन की, अच्छा तो मुझे ये लग रहा है कि एक व्यक्ति का शुद्ध होना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ उसके अंदर ये जो विभाजन है ना, उसके दिमाग के अंदर जो विभाजन चल रहे हैं वो जितने कम हो जाएंगे ना उतना अच्छा है। अगर उसके विभाजन जितने कम होते जाएंगे ना, तब उसको शायद ऐसा हो सकता है कि वो जाके इसको टैप कर ले, उस पर्टिकुलर बिंदु को टैप कर ले, और एक बिंदु समझ में आ गया तो फिर दूसरा समझ में आ जाएगा कि ये कितने पे काँप रहा है, मतलब इसकी कौन सी फ्रीक्वेंसी पे काँप रहा है पहला बिंदु, दूसरा कौन सी फ्रीक्वेंसी पे, तो वो फ्रीक्वेंसी से खेलना शुरू कर देता है फिर, ठीक है ना। तो वो यही कह रहा है कि क्षमता को सक्रिय करना है, कह रहा है, तो यानी उसके अंदर का पोटेंशियल अगर उसको पता चल गया तो फिर तो कर देगा वो इसका इस्तेमाल सही। तो रा कह रहे हैं यह गलत है, हर इकाई के लिए एक निश्चित संतुलन की आवश्यकता है। यह संतुलन इस प्रकार इसे विरूपण डिस्टॉर्शन की कमी के एक निर्धारित स्तर पर पहुंचने में सक्षम बनाता है। अनुभवात्मक शोधन यानी डिस्टिलेशन के कारण प्रत्येक इकाई के लिए अलग अलग महत्वपूर्ण कठिनाइयां हैं, जो कुल मिलाकर प्रत्येक इकाई की वॉयलेट रे अस्तित्व में हैं। क्रिस्टल या किसी अन्य उपयोग के माध्यम से बुद्धिमान अनंत के प्रवेश द्वार की तलाश में काम करने के लिए यह संतुलन आवश्यक है। कोई भी दो मन शरीर आत्मा क्रिस्टलीकृत प्रकृति समान नहीं है। विरूपण डिस्टॉर्शन आवश्यकताओं कंपनता के से बोलने से सेट होता है। तो वो पता है क्या बोल रहे हैं, देखो दोस्तों यहाँ पे वो कह रहे नहीं ऐसा नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो, कह रहे इसके लिए ना एक बैलेंस चाहिए होता है, जो आपको याद होगा ये 51-49 टाइप का सा बैलेंस चाहिए होता है ये, कि आपको याद होगा रा ने कहा था कि जब भी कोई चीज़ तुम्हारे दिमाग में आए ना, उसका सीधा और उसका उल्टा दोनों सोचो। जब तुम ऐसी आदत डाल लोगे ना, धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग में से विभाजन खत्म होने शुरू होंगे,
और फिर तुम अगर मेडिटेशन करना शुरू करोगे, तुम्हारे दिमाग में जो भी चीज़ आ रही होगी ना, उसका सीधा उसका उल्टा, उसका सीधा उसका उल्टा, तुम करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, और एक ना सेंटर पे पहुंचोगे तुम। तो जब तुम उस सेंटर पे पहुंच जाओगे ना, तो तुमको समझ में आ जाएगा कि हाँ, इस सेंटर से मेरे को ये पता चल रहा है कि हाँ, ये कंपनताएं काम कैसे करती हैं। क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव तरीके की एक तरीके की पोलैरिटी है, लेकिन एक जगह कहीं तो मिलेंगी, जो वो जो मिलने वाला बिंदु है उसको देखना होता है, ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा कि हर किसी के लिए अलग अलग कठिनाइयाँ हैं, इसलिए लोग कहते हैं ना, ये मेरे से तो मेडिटेशन नहीं होती, मेरे से ये नहीं होता, वो नहीं होता, मैं कौन सी मेडिटेशन करूँ, क्या करूँ। इसलिए हम आपको हमेशा एक ही चीज़ कहते आए, स्टार्टिंग से कहते हैं कि दोस्त, हम अपना बता सकते हैं कि हम कौन सी करते हैं, लेकिन हम आपको ये नहीं कह सकते कि भाई तुम भी यही कर लो तो इसी से ही होगा तुम्हारा। नहीं, हर तुम जब आप लोग हो ही सारे अलग अलग तरीके के, किसी को कैसी अच्छी लग जाएगी, किसी के लिए कोई सूट कर जाएगी। तो जो आपको सूट कर रही है और आपको रिजल्ट्स दे रही है, उस वाली के ऊपर काम करना शुरू कर देना चाहिए। और ज़्यादा जंप नहीं मारना चाहिए कि कभी इधर चले गए कभी उधर चले गए, जो कभी इधर चले गए कभी उधर चले गए, कभी ये वाली कर ली कभी वो वाली कर ली। कोई फ़ायदा नहीं ऐसी मेडिटेशन। एक सेट स्टैंडर्ड बना के, एक सेट प्रोसीजर बना के उसको किया जाए ना, तब ये काफ़ी लाभदायक होता है। और उन्होंने कहा कि ये इसी की वजह से ये इनके वायलेट रे के अस्तित्व से है, यानी कि जो आपका जो क्राउन चक्र है ना, ये उसके अंदर जाके पता चल जाता है, वो उसके अंदर दिखनी शुरू हो जाती है कि हाँ, आपका संतुलन बनना शुरू हो गया, या आपका संतुलन बन चुका है। और उन्होंने यही कहा है कि क्रिस्टल का ये जो उपयोग है ना, बुद्धिमान अनंत के प्रवेश द्वार में तलाश में काम करने के लिए संतुलन आवश्यक है। तो वही उन्होंने दोबारा बोले, भाई संतुलन के बिना नहीं होगा ये। अगर तुम सोच रहे हो ना किसी एक बहाव में बह गए, डर रहे हो तो डरते ही चले जा रहे हो, अगर तुम क्या कहते हैं वो हो खुश हो तो खुशी होते चले जा रहे हो, अगर तुम दोनों चीज़ों को अगर नहीं कर पा रहे हो ना बैलेंस, तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, तो तुम वो अपना बैलेंस खो रहे हो। तो उस बैलेंस को बनाते चलोगे ना, तो तुम्हें वो सेंटर मिलेगा कि हाँ, और जब तुम्हें वो सेंटर मिलेगा, तुम्हारे डिसीजन भी बहुत सही होंगे, और तुम इन क्रिस्टल्स का ढंग से इस्तेमाल भी करना सीख जाओगे। और उन्होंने भी देखो यहाँ बोल दिया कि दो लोग, मन शरीर आत्मा, एक जैसे नहीं हैं, उनके क्रिस्टल्स का जो स्ट्रक्चर है एक जैसा नहीं है, सब अलग अलग हैं। इसलिए सबके लिए प्रॉब्लम्स भी अलग अलग हैं मेडिटेशन के अंदर, या कह लो जीवन के अंदर भी, कह रहे। लेकिन उन जितने विभाजन कम करते चले जाओगे ना, जितने विभाजनों से दूर जाओगे, उतना तुम्हारे लिए उतना आसान हो जाएगा। और दूर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ देखने में ऐसी लगे ना कि यार इसमें विभाजन है, ये तो ऐसा और वो तो वैसा, इसका ये और उसका वो, और इन कहानियों में फंस गए तो माया जाल में ही फंस जाओगे, और ना तुम्हारी ग्रेड बनेगी, ना कुछ होगी, ना संतुलन आएगा, और ना ही तुम सतयुग में भी एंटर कर पाओगे। ये बड़ा सिंपल और बहुत अच्छा, हमें भी अच्छा लगा था ये, क्योंकि हमें भी समझ में आया था, क्योंकि हम भी कभी इधर झुक जाएं कभी उधर झुक जाएं। तो इस वजह से हमें भी समझ में आ गया कि भाई ये चीज़ भी है, ये चीज़ भी है, अच्छाई भी है बुराई भी है, दोनों है। इनके बीच में कहीं ना कहीं बैलेंस होगा, उस बैलेंस को ढूंढते रहो बस। अगर वो मिल गया तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। कन्फेडरेशन ने बोला भी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम रचयिता के साथ होगे। उस रचयिता के साथ होने का मतलब यही है कि तुम्हारे अंदर संतुलन होगा, तुम किसी भी स्थिति में या परिस्थिति में पैनिक नहीं करोगे, ठीक है। और ना ही ज़्यादा वो होगे, जैसे हम भी कभी कभी स्ट्रेस ले लेते हैं, कि तुम ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम संतुलन बना के अपना धीरे धीरे अपना धीरज रख के चलते रहो, और अपने आप मेडिटेट करते रहो, और अपने ऊपर काम करते रहो, और जैसी जैसी परिस्थितियाँ होती जाएं उसके हिसाब से अपना एक्शन लेते चले जाओ। और वो यहाँ पर ये बोल रहे हैं, विरूपर डिस्टॉर्शन आवश्यकताओं कंपनता से बोलने से सेट होता है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो जितना भी ये पूरा का पूरा बनता है ना स्ट्रक्चर, मतलब इसके अंदर इन तरंगों का स्ट्रक्चर कह लो, या एक एटम के अंदर का स्ट्रक्चर कह लो, या कुछ भी कह लो आप, ठीक है ना, ये जो बनता है ना, ये इन कंपनताओं की वजह से ही बनता है, ठीक है ना। वो कह रहे कंपनता के बोलने से सेट होता है, यानी यहाँ पे एक्चुअली में मुंह से बोलने की बात नहीं हो रही है, ये अलग अलग कंपनताएं कहाँ कितनी जाके मिक्स कर रही है एक दूसरे से। जैसे मान लो 95.5 पे कोई चीज़ कर रही है, क्या कहते हैं, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी 95.5 पे है, तो इसकी एक नेगेटिव भी होगी 95.5, उन दोनों के बीच में कहीं ज़ीरो होगा, वहाँ वो जो ज़ीरो है वो बैलेंस बनाता है, बाकी दोनों चीज़ें रहती हैं साथ में। उससे ये कह रहे हैं कि उससे सारी चीज़ें सेट होती हैं। इसलिए फ्रीक्वेंसी में भी कभी ऐसा नहीं है कि आप केवल पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी देखते रहो, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी भी देखो, नेगेटिव भी देखो, उसके बीच का ज़ीरो भी देखो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। वैसे भी पूरा ब्रह्मांड 0 और 1 से बना हुआ है, यानी या तो रोशनी है या अंधेरा है, बस दो ही चीज़ें हैं, इससे ज़्यादा पूरे ब्रह्मांड में कुछ नहीं है। तो खैर दोस्तों, इस सत्र को भी, ये थोड़ा लंबा हो गया है, तो इस सत्र को भी आज हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि काफ़ी टेक्निकल होंगे अभी ये कुछ सत्र ना। तो जैसा कि राह हमेशा कहते हैं, हम आपको उस एक अनंत रचयिता के प्रेम, उसकी रोशनी, उसकी शक्ति,
और उसकी शांति में छोड़कर चलते हैं। आदने हमारे दोस्तों, आदने वासु। धन्यवाद।